अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं परचम और आज हम दिन में दूसरी बार मिल रहे हैं। इससे पहला जो सेशन मैंने आपका लिया था नून टाइम में यानी दिन में आज 12 बजे लिया था, जिसमें हमारा रेगुलर डेली करंट अफेयर्स सेशन होता है। उसमें हमने 25 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। कल संडे था, आज आइडियली 25 और 26 के सीए को कंबाइन करके लिया जाना चाहिए था, बट बिकॉज द न्यूज़ वर वेरी मैनी, मुझे लगा आपके लिए ओवरडोज हो जाएगा एक ही सेशन में, इसलिए मैंने 2 सेशन में ब्रेक कर दिया। तो 25 वाला सेशन ऑलरेडी आज हमने दिन में 12 बजे कवर कर लिया है। नहीं देखा हो, मिस हो गया हो तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। ठीक है, डेली करंट अफेयर 2024 की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब इस वाले सेशन में हम 26 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने सुबह का सेशन मिस किया है, आप लोगों के लिए स्पेशली विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। बाकी बच्चों को हमने सुबह विशेष दे दिए थे। ऑलराइट, अभी आपकी ना जन्माष्टमी सेल भी चल रही है। जिन बच्चों को नहीं पता, अगर आप कुछ भी चीज़ अभी परचेज करना चाहते हैं परचम ऐप से, कोई भी कोर्स या सब्सक्रिप्शन हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। 50% ऑफ आपकी सेल चल रही है। नहीं पता हो तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। चलिए, सुबह वाले सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बताइए कृष्ण जन्माष्टमी कौन सी तिथि को पड़ती है, बिकॉज काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलरली वनडे एग्जामिनेशन में तिथि पूछ ली जाती है। सो देखिएगा, भाद्रपद का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और उसकी अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है। ऑलराइट, सुबह वाले सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था कि बायो E3 पॉलिसी, बायो E3 पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था। तो बायो E3 पॉलिसी में ये जो ई है, ये 3 ई है ना, तो इनमें से कौन सी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करता ये ई? तो राइट आंसर होगा एजुकेशन। इस ई में इकोनॉमी आता है, एनवायरमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, पर ये एजुकेशन नहीं आता। सो द आंसर विल बी ए। एंड एक ही क्वेश्चन किया था एंड कुणाल रैंडमली आपका आंसर पिक किया है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। वेरी नाइस। चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई खत्म। अब हम चलते हैं आगे, यानी 26 ऑफ अगस्त की न्यूज़ डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, जैसे कि हर बार करते हैं। सो 3 इंपॉर्टेंट डेज देखने हैं। सबसे पहला आता है विमेन इक्वालिटी डे। विमेंस इक्वालिटी डे, ये पर्टिकुलरली ना यूनाइटेड स्टेट्स में ऑब्जर्व किया जाता है वैसे तो, लेकिन अभी विमेन इक्वालिटी, विमेन सेफ्टी, इन सब पे इतना मुद्दा चल रहा है। सो आई थॉट ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। वी शुड नॉट मिस दिस पर्टिकुलर थिंग। सो 26 अगस्त को, 26 ऑफ अगस्त को आता है विमेंस इक्वालिटी डे। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसकी कोई थीम अभी डिस्क्लोज नहीं की गई, अनाउंस भी नहीं की गई इस साल, तो हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, दूसरी बात, और कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? 26 अगस्त को ही आता है इंटरनेशनल डॉग डे। राइट, इंटरनेशनल डॉग डे। तो ये भी 26 ऑफ अगस्त को आता है। तो आप देख लीजिए, विमेन को डॉग्स बड़े पसंद होते हैं पेट के रूप में, तो आप एसोसिएट करके याद कर सकते हो। इतना ही करना है, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक आधी चीज़ें लिख दी हैं ऑल दो, क्योंकि कई बार जो हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे आप यूपीएससी सिविल्स की अगर तैयारी कर रहे हो, सीडीएस में कई बार थोड़े डेप्थ में जाके चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हालांकि डॉग डे में डेप्थ में जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, पर फिर भी 2004 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और पेट से रिलेटेड एक व्यक्ति थे, कॉलिन पेज, उन्होंने इस डे को ऑब्जर्व करना शुरू करवाया था। बाकी बच्चों सीधे सीधे बस इतना ध्यान रखो, 26 अगस्त इंटरनेशनल डॉग डे। अच्छा, 26 अगस्त को ही एक व्यक्ति की बर्थ एनिवर्सरी भी पड़ती है और वो व्यक्ति है मदर टेरेसा। सो मदर टेरेसा 26 ऑफ अगस्त 1910 में जन्मी थी। बाद में जाके इन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी और नोबेल पीस प्राइज भी इन्होंने जीता था भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। लेकिन ये ओरिजिनली कौन से कंट्री से थी? मैसेडोनिया से बिलोंग करती थी ये। ठीक है, और 5 ऑफ सितंबर को इनका जन्म दिवस आता है, जब हम टीचर्स डे मनाते हैं। सॉरी, डेथ एनिवर्सरी आती है जब हम टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी। सो 26 ऑफ अगस्त को आती है। ठीक है, और इन्होंने शांति का पाठ दुनिया भर को पढ़ाया है। बाद में इनको सेंटहुड मिला है, तो देखते हैं सब कुछ। 26 ऑफ अगस्त को मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी आती है। बर्थडे इनका 26 अगस्त, कौन से साल में जन्मी थी? 1910 में। कहाँ? स्कॉपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया में। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके एक पूरा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया कोलकाता के अंदर। राइट, 1979 में इन्होंने जो सेवाएं दी हैं आम जन को, पर्टिकुलरली इंडिया में काफ़ी एक्टिव रही हैं। इन्होंने कोलकाता के अंदर अपना चैरिटी भी बनाया। इसके चलते नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। मदर टेरेसाज फीस्ट डे कब मनाया जाता है? वो इनकी डेथ एनिवर्सरी यानी 5 ऑफ सितंबर को मनाते हैं। और 2016 में इनको सेंटहुड मिला था, यानी कि संत का दर्जा मिला था। किसने दिया? रोमन कैथोलिक चर्च ने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक?
अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे। इंपॉर्टेंट डेज खत्म हो गए, अपॉइंटमेंट का रुख करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जी दीप्ति गौर। क्या नाम है? दीप्ति गौर। दीप्ति गौर मुखर्जी, इनको MCA का सेक्रेटरी बना दिया गया और इन्होंने अपना चार्ज अज्यूम कर लिया, यानी काम करना शुरू कर दिया है। दीप्ति गौर मुखर्जी, राइट। सो दीप्ति गौर मुखर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ MCA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नई सेक्रेटरी कौन बनी है? दीप्ति गौर मुखर्जी बनी है, राइट। तो मुखर्जी नगर से याद रख सकते हो कि वहां पे कॉर्पोरेट अफेयर्स सही करने की जरूरत है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, हालत बहुत खराब है बच्चों के लिए, तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ एसोसिएट कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी कॉर्पोरेशंस चल रही हैं पर अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो दीप्ति मुखर्जी जी मुखर्जी नगर का कॉर्पोरेट अफेयर ठीक करेंगी, ऐसे करके याद कर सकते हो। इन्होंने सक्सीड किया मनोज गोविल को, मनोज गोविल। तो मनोज गो, मुखर्जी नगर को मुखर्जी जी देखेंगी, ऐसे करके उनके कॉर्पोरेट अफेयर्स देखेंगी। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसकी सेक्रेटरी यानी सचिव बन के दीप्ति गौर मुखर्जी आई हैं। इससे पहले ये CEO थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। अच्छा, कई बार ना एग्जाम के अंदर प्रीवियस पोस्ट जो भी व्यक्ति ने हैंडल की हुई होती है वो पूछ ली जाती है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो फॉर द सेफ्टी सेक वी कीप ऑन मेंशनिंग दैट ऑल्सो। अब ये आपका रिविजन है जी। थोड़े टाइम पहले इसी मंथ में हमने देखा था काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ को अपने नए सचिव या सेक्रेटरी मिले हैं, तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अभी हमने देखा, दीप्ति गौर मुखर्जी हो गई। देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउस है तो निवास करेंगे हम, तो श्रीनिवास के श्रीनिवास। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स चंद्रशेखर कुमार। एक धरती के पास एक ही चांद है, बड़े माइनॉरिटी सा चांद है, देखो जुपिटर को कितने सारे चांद हैं, तो ऐसे करके हमने चंद्रशेखर कुमार याद किया था। डिफेंस सचिव या डिफेंस सेक्रेटरी हमारे राजेश कुमार हैं। कैबिनेट सचिव अभी तो राजीव गौबा जी हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी TV सोमनाथन जी इनकी जगह ले लेंगे 30 अगस्त को, ठीक है। होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव अभी बन चुके हैं, 22 अगस्त को ही इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, गोविंद मोहन। घर घर में गोविंद और मोहन की पूजा की जाती है, मेजॉरिटी, ओके, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री याद करवाया था, फॉरेन सेक्रेटरी मिश्री जैसी बोली होना जरूरी है। एंड प्रेसिडेंट साहिबा के सेक्रेटरी नए कौन होंगी? तो दीप्ति उमाशंकर, और ये 31 अगस्त को अपना कार्यभार संभालेंगी राजेश वर्मा जी से। राजेश वर्मा जी वही जो कि सॉरी राजेश वर्मा, कुमार नहीं है, राजेश वर्मा जी से, ठीक है। यहां तक की क्लैरिटी मिल गई। चलो एक और अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। अब जो अपॉइंटमेंट आ रहा है वो ITBP से आ रहा है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहाँ की रक्षा करता है? बॉर्डर की तो करता है, इंडिया और तिब्बत बॉर्डर की। इंडो तिब्बतन नाम से समझ में आ गया। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को अपने एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिले हैं। क्या नाम है? संजीव रैना। रैना बीती जाए, संजीव रैना जी, संजीव रैना जी। तो रात में भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तैनात रहे, ये जिम्मा लेंगे अब संजीव रैना जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अच्छा, खास बात क्या है इनकी अपॉइंटमेंट की पता है? अभी तक ITBP में एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी ADG की पोजीशन पे IPS को ही पहुंचाया जाता था। कोई IPS अधिकारी होंगे वही ADG पोजीशन तक ITBP में पहुंचेंगे। दूसरी बार अभी तक ऐसा हुआ है कि नॉन IPS ऑफिसर इस पोजीशन पे पहुंचे। इनसे पहले इन द ईयर 2020 MS रावत जी थे, जो कि पहले ऐसे ऑफिसर थे जो IPS अधिकारी नहीं थे पर वो ADG बने थे ITBP में। अब ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि संजीव रैना जी IPS नहीं है लेकिन ADG बन रहे हैं ITBP में। ये क्या दिखाता है कि अच्छा, इनको ना बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ITBP का। अगर आप यहीं कहीं देखोगे 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनको। और लास्ट अभी जो पोजीशन होल्ड कर रखी है इन्होंने, इंस्पेक्टर जनरल है ये ITBP में ही, जो सेंट्रल सेक्टर का हेडक्वार्टर है भोपाल में, वहाँ पे IG की पोजीशन पे थे। 30 साल का एक्सपीरियंस है। आप IPS न भी हो लेकिन अगर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है तो आपको हायर पोजीशन पे भेजा जाएगा। ये एक नया एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुआ है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी। तो ITBP एक तरह का CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, राइट। और 1 महीने के लिए ये रहेंगे, फिर इनका सुपर एनुएशन हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं ये। व्हाट एल्स, अभी इनको ADG के तौर पे वेस्टर्न कमांड जो है ITBP का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो चंडीगढ़ में, वहाँ पे इनको पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई सारी। सो नाम क्या है? संजीव रैना। रहना बीती जाए शाम नाए, सॉन्ग सुना है कभी? थोड़े पुराने सॉन्ग सुनते हो कि तो याद रह जाएगा। ITBP के एडिशनल डायरेक्टर जनरल। यहीं पे क्वेश्चन फॉर यू इज, बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, बताओ जी DG कौन है ITBP के?
डायरेक्टर जनरल कौन है आईटीबीपी के? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सही जवाब दीजिएगा। फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं सीएपीएफ के अंदर, रिसेंटली बहुत फ्रीक्वेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। चलिए आईटीबीपी के बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेंगे। 1962 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है जी। और इंडिया की वन ऑफ द सीएपीएफ है, मैंने आपको बता दिया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है करीब 3488 किलोमीटर का, उसको सिक्योर करने का काम करती है। देन पीएम मोदी जी का जो यूक्रेन दौरा था उसको थोड़ा अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पीएम मोदी जी कुछ घंटों के लिए ही लेकिन यूक्रेन गए थे, और वहां जाने के लिए जितनी देर, जितने घंटे यूक्रेन नहीं रुके, उतने ज़्यादा घंटों का सफ़र उन्होंने, करीब 20 आवर्स का सफ़र इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग किया था, और करीब 7 घंटे वो यूक्रेन रुके। तो ये जो 20 आवर्स का सफ़र इन्होंने एक ट्रेन में किया है, उस ट्रेन का नाम हो जाता है इंपॉर्टेंट। जो वो यूक्रेन गए तो कौन कौन से MOU साइन किए हैं इंडिया और यूक्रेन ने, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने भीष्म जो हमारे क्यूब्स हैं वो गिफ्ट किए हैं, 4 ऐसे क्यूब्स। तो भीष्म क्यूब्स क्या हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पीएम मोदी जी की हिस्टोरिक विजिट रही यूक्रेन में। व्हाट वाज सो हिस्टोरिक अबाउट इट? व्हाट वाज सो हिस्टोरिक? जब से यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रांग हुए हैं, तब से पहली बार किसी मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन का दौरा किया। और ये मैं कब की बात कर रही हूँ? 1992 की। सो 1992 से जब से डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों देशों के बीच में स्थापित हुए हैं, एस्टैब्लिश हुए हैं, तब से पहला कोई प्रधानमंत्री है जो कि यूक्रेन भारत से गया है। 2 देशों की विजिट पे थे पीएम मोदी जी। पहले पोलैंड गए, फिर वहां से यूक्रेन गए 21 से 23 अगस्त को। अच्छा, पीएम मोदी जी यूक्रेन, पोलैंड से यूक्रेन कैसे पहुंचे? पोलैंड टू यूक्रेन कैसे पहुंचे हैं? वो एक स्पेशल ट्रेन जो कि वहां की यूक्रेन की सरकार चलाती है, वहां का सरकारी रेलवे चलाता है, रेल फोर्स 1 नाम की ये ट्रेन है। अच्छा, इसका नाम कैसे पड़ा? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। जो बाइडेन यूएस के जब प्रेसिडेंट थे तो मतलब हैं अभी भी, लेकिन जब उन्होंने पहली बार यूक्रेन का दौरा किया था तो वो अपने एयरक्राफ्ट में ना आकर, उनके एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? एयरफोर्स 1। सो एयरक्राफ्ट में ना आके रेल से आए थे, तो इसलिए उस रेल का नाम भी रेल फोर्स 1 रख दिया गया। सो रेल फोर्स 1 क्या है? रेल फोर्स 1 एक स्पेशल ट्रेन है जो कि यूक्रेन में चलती है, और वहाँ की सरकारी ट्रेन है, और काफ़ी हाई फैसिलिटीज़ के साथ भी चलती है। रेल फोर्स 1 वहाँ का नाम है, ठीक है, ध्यान रहेगा, ये यूक्रेन से संबंधित है। सो टूरिस्ट को क्रीमिया ले जाने के लिए, क्रीमियन पेनिनसुला यूरोप में नीचे की तरफ है, तो क्रीमिया ले जाने के लिए ये ट्रेन को शुरू किया गया था। फिर बाद में रशिया ने उसको अपने अंडर में ले लिया, इस तरह से कहानी चली आगे। एनी विच वेज, क्यों जाना पड़ा पीएम मोदी जी को? ट्रेन से क्यों गए इतने घंटे अपने वेस्ट करके? क्योंकि यूक्रेन रशिया का वॉर के चलते जो एयर स्पेस है उसको बंद कर रखा है। कोई भी प्लेन उड़ता हुआ दिखा और किसी ने उड़ा दिया तो क्या करेंगे हम, है ना। सो ट्रेन का जो नाम है रेल फोर्स 1, जो बाइडेन की विजिट हुई थी यूक्रेन में फरवरी 2023 में, उसके बाद रखा गया था। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? चलो, अब ये तो हुआ कैसे पहुंचे। अब जब पहुंचे पीएम मोदी जी तो क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, वो सारी चीजें देखें। यूक्रेन देख लो पहले मैप पे, इस तरफ इधर एशिया आ जाएगा, है ना, बोर्ड से बाहर निकल गया एशिया। ये टर्की वाला हिस्सा, ये ब्लैक सी, ये रहा यूक्रेन हमारा, और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव, राइट। ये रहा रशिया, जंग छिड़ी हुई है। 4 एग्रीमेंट या MOU साइन हुए भारत और यूक्रेन के बीच में। पहला था एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री को लेके आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। मेडिकल प्रोडक्ट्स का रेगुलेशन होगा सही क्वालिटी के। देन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और चौथा कल्चरल कोऑपरेशन होगा अगले कुछ सालों तक, 24 से 28 तक के कार्यकाल तक। तो 4 एरियाज में हमने कोऑपरेशन वाले MOU साइन करते हुए देखे। एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, कल्चर हो गया। कैपिटल है इसकी कीव, करेंसी इज राइन्या, एंड प्रेसिडेंट का नाम इज वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। ऑल राइट, चलिए अगली खबर भी इंडिया और यूक्रेन की इस विजिट से रिलेटेड ही है। इंडिया जो यूक्रेन विजिट पे गया है, मतलब ऑब्वियसली पीएम मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया, तो वहां पे अब देखिएगा भीष्म क्यूब्स, हमने 4 भीष्म क्यूब्स क्या किए हैं? गिफ्ट किए हैं। किसको? यूक्रेन को ना। व्हाट इज दिस भीष्म क्यूब ऑल अबाउट? भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। सो ये भीष्म है, हमारे चलते फिरते मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं। ये छोटी छोटी यूनिट के अंदर समा जाते हैं, और हर एक यूनिट जो है अपने आप में खुल करके एक क्यूबिकल जैसा बन जाती है, चलता फिरता हॉस्पिटल, जिसमें
200 पेशेंट्स तक का इलाज किया जा सकता है, मतलब उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो 200 लोगों को अटेंड कर सकते हैं एक के बाद एक, ऑफ कोर्स। और जहां पे वॉर छिड़ी हुई हो, रिमोट एरियाज हो, जहां पे संसाधन नहीं पहुंच रहे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है, त्रासदी आ रखी है, वहां पे ये क्यूब्स को एयर ड्रॉप किया जा सकता है और फटाफट से रिलीफ वर्क स्टार्ट किया जा सकता है, लोगों का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। इसी तरह के 4 भीष्म क्यूब्स हमने यूक्रेन को गिफ्ट किए हैं। तो देखिएगा, पीएम मोदी प्रेजेंट्स 4 भीष्म क्यूब्स टू गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन। भीष्म का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। इनोवेटिव मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है ना, मैंने पहले भी पढ़ दिया था। इमरजेंसी मेडिकल केयर डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज में पर्टिकुलरली देने का काम करता है। और ये प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। आरोग्य मैत्री क्या है? जो पर्टिकुलर हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज़्यादा सुविधा संसाधन नहीं है, वहां प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री से मदद पहुंचाई जाती है भारत के द्वारा। तो जहां पे आपदा आ रखी है, वो वॉर हो, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई डेवलपिंग कंट्री हो जिसे ज़रूरत हो, उनको मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने के लिए आरोग्य मैत्री है और उसी के तहत ये भीष्म क्यूब्स भी दिए जाते हैं। ये एक जॉइंट एफर्ट है, भीष्म प्रोजेक्ट जॉइंट है। कौन सी 2 मिनिस्ट्री हैं? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये 2 मंत्रालय साथ आए हैं भीष्म प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, मंत्रालयों का नाम ध्यान रखेंगे। देन ईच क्यूब 15 सेंटीमीटर तक का, सेंटीमीटर नहीं 15 इंच तक का ये क्यूब है और करीब 20 केजी के अंदर अंदर ही इनका वजन है। आप देख लो कितने हल्के हैं, इजीली ड्रॉप करो, खोलो, एस्टैब्लिश कर लो। और मेडिसिन भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, छोटी मोटी सर्जरीज भी हो जाती हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, बिजली भी बना लेता है फटाफट से। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये एक तरीका है प्रॉब्लमैटिक एरियाज के अंदर क्विक असिस्टेंस देने का हेल्थ के डोमेन में। ठीक है जी, यहां तक की क्लैरिटी आ गई। चलिए अब हम चलते हैं यूपीएस। ये वो कंप्यूटर वाला यूपीएस नहीं है कि बिजली चली गई तो ये काम आ जाएगा, नहीं। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समझने के लिए थोड़ा बैकड्रॉप समझना पड़ेगा 2 और टर्म्स का। एक है ओपीएस और एक है एनपीएस। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। और इन दोनों के बाद में निकल के आई है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो देखिए, कहानी शुरू होती है ओपीएस से। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। जब आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, सरकारी नौकरी में हो, तो आप अपनी नौकरी कीजिए, अपनी तनख्वाह लेकर के घर जाइए। सरकार आपका रिटायरमेंट प्लान करती है, आपको पेंशन देने की जिम्मेदारी सरकार की। ठीक है, तो वो आपने जो भी तनख्वाह उठाई है अपने रिटायरमेंट से पहले, तनख्वाह का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे हम बोलते हैं। तो आपकी बेसिक और डीए मिलाकर के जो भी तनख्वाह है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी और हर महीने मिलेगी जब तक आप जीवित हो। उसके बाद आपकी फैमिली को मिलेगी, एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके लिए आपको अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना, ये पूरा का पूरा खर्चा पेंशन का सरकार उठाएगी। ये था ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉय के तो मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आई? सरकार को आई, बिकॉज सरकार के लिए बहुत बड़ा बजट खड़ा करना पड़ता था। इस पेंशन के लिए बहुत मोटा पैसा अलग रखना पड़ता था। तो इसके लिए फिर 2004 में, कब? 1 जनवरी 2004 के अंदर लाया जाता है एक नया पेंशन सिस्टम, एंड दैट इज एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम ने मोटे मोटे 2-3 चेंजेस किए। पहली चीज, इसको कॉन्ट्रीब्यूटरी बना दिया कि सिर्फ सरकार नहीं खर्चा करेगी, आपको अपनी जेब से भी देना पड़ेगा। आप लगाओ, हम भी उतना लगाएंगे, इनफैक्ट थोड़ा ऊपर लगा देंगे। तो बात ये आई कि आपकी जो भी बेसिक सैलरी और डीए है, बेसिक सैलरी और डीए जो है, इसका 10% आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, 10% पीएफ वगैरह में करते हो, उसमें से कुछ परसेंटेज आपका पेंशन के लिए जाता है, उतना ही सरकार लगाएगी। सरकार ने बढ़ा करके बाद में इसको 14% तक कर दिया, लेकिन आपको जेब से लगाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी चीज, जब आप बाद में विड्रॉ करने जाओगे तो आप सिर्फ 60% ही पूरे रिटायरमेंट फंड का विड्रॉ कर सकते हो, 40% मार्केट में इन्वेस्ट होगा। और मार्केट तो वॉलीटाइल है, मार्केट उछला तो आपके बाद में जो पेंशन बनेगी महीने की वो ऊपर जाएगी, नहीं गिरा तो आपके पेंशन के पैसे भी कम हो जाएंगे। तो एक फिक्स्ड पेंशन आपको अश्योर्ड नहीं थी। तो ये मेजर 2 ड्रॉबैक थे। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने भी हंगामा किया, ऑपोजिशन ने भी हंगामा किया। और अभी रिसेंटली कुछ सालों में अगर हम देखें तो अभी क्योंकि मोदी सरकार चल रही थी, तो ऑपोजिशन में जहां जहां कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने ओल्ड पेंशन सिस्टम पे या स्कीम पे लोगों को मूव करवा दिया। जैसे आप देखोगे राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने लगा दी, बिकॉज यहाँ सब जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो अभी इतना हंगामा चलते 2023 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कमेटी बिठाई गई थी और उस कमेटी ने ये
कहा कि भाई एक यूपीएस ले आना चाहिए, हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आनी चाहिए, जिसमें दोनों ही स्कीम से अच्छी अच्छी बातें उठाइए, सरकार को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और लोगों को भी नहीं होना चाहिए। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस यूपीएस ऑल अबाउट। मोटी मोटी बातें समझ में आ गई, चलो आ जाओ। सो जी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। ओके, और ये कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से। क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग रिटायर होंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद सिर्फ उन्हीं को इसमें कवरेज मिलेगा? नहीं, जो लोग एनपीएस में कवर्ड है, यानी 1 जनवरी 2004 से एनपीएस आया था, तो जो लोग एनपीएस के अंडर कवरेज ले रहे थे वो भी यूपीएस में ट्रांसफर ले सकते हैं। जो पैसा उन्होंने निकाल लिया होगा तो वो एरियर के फॉर्म में आपको जो भी डिपॉजिट करना होगा एडजस्ट करना होगा, पर आप इसमें आ सकते हो। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन कमिटी बनाई गई, तब फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी, उनके अंडर में एक कमेटी गठित की गई जिन्होंने रेकमेंड किया कि हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी चाहिए। तो कौन सी कमेटी? कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा, टीवी सोमनाथन कमेटी, अप्रैल 2023 में गठित की गई, उनका भी रिकमेंडेशन यही आया। अब जो यूपीएस है इसमें 5 पिलर्स हैं, 5 मुख्य स्तंभ हैं इस यूपीएस के, और उसी के ऊपर ये पूरी स्कीम टिकी हुई है और इसने बेस्ट ऑफ बोथ द स्कीम्स उठाया है। सबसे पहले अश्योर्ड पेंशन, जो लोगों को डर था कि कभी हमें पेंशन ज़्यादा मिल रही कभी कम मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो अश्योर्ड पेंशन, जो भी आपकी एवरेज बेसिक पे बन रही है पिछले 12 महीनों में, जब आप रिटायर हुए हो उससे पिछले 12 महीने में, उसका 50% आपकी अश्योर्ड पेंशन है, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंडीशन क्या है? 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर आपकी 25 ईयर्स ऑफ सर्विस पूरी हुई है तो आपको 50% ऑफ योर सैलरी एज पेंशन अश्योर्ड मिलेगा। अगर इससे कम है तो उस हिसाब से कम होती जाएगी, लेकिन अगर आपने 10 साल सर्विस के पूरे किए हैं, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो 10,000 ये रहा अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने कम से कम 10 साल ऑफ सर्विस पूरे किए हैं तो मिनिमम 10,000 रुपी पर मंथ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला हो गया अश्योर्ड पेंशन 50% प्रोवाइडेड 25 साल आपने पूरे किए। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन के मिनिमम 10,000 रुपए तो मिलेंगी। 10 साल की सर्विस तो हर किसी की बन जाती है ना, अगर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आ जाए तो 10,000 रुपए प्रति महीना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इससे ज्यादा है तो उतने प्रोपोर्शन में आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलती जाएगी। थर्ड, अश्योर्ड फैमिली पेंशन, एनपीएस के अंदर ये प्रावधान नहीं था, ठीक है ना, मतलब अश्योरिटी वाला नहीं था। तो अगर रिटायर पर्सन की डेथ हो जाती है तो भी फैमिली को 60% ऑफ द पेंशन जो रिटायरी ड्रॉ कर रहे थे, मान लीजिए उनको 25,000 रुपए मिलते थे, तो उसका 60% उनकी फैमिली को भी मिलेगा। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपका जो पेंशन अमाउंट है वो भी रिवाइज किया जाएगा, ये एक और चीज हो गई। एंड देन फाइनली लमसम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन, यानी कि जब आप रिटायर हो रहे हो, सुपर एन्युएट हो रहे हो, तो एक तो आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एक आपको ग्रेच्युटी मिलती है वो तो मिलेगी ही, उसके अलावा लमसम पेमेंट। अब ये लमसम पेमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? हर 6 महीने जो आपने सर्विस को दिए हैं, ठीक है, हर 6 महीने के हिसाब से आपका जो पेमेंट है बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का, उसका 1/10 निकाल लीजिए। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस 10,000 रुपए बनता है, बहुत रैंडम सा मैं ले रही हूँ, तो इसका 1/10 कितना होगा? 1,000 रुपए। तो ये 1,000 रुपए कितनी बार मल्टीप्लाई करो 6 महीने के हिसाब से, जितने भी 6 महीने आपने सर्व किया है, ठीक है। तो 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट पे प्लस DA on the date of superannuation for every 6 months of service completed। मान लीजिए आपने 10 साल पूरे किए हैं, तो उन 10 सालों में यानी 26 मंथ्स आपने पूरे कर दिए, तो वो इसके अंदर इंटू कर दीजिए, तो वो अमाउंट भी आपको लमसम मिलेगा। बात समझ में आई? जितने भी 6 महीने आपने अपनी नौकरी में पूरे किए हैं, हर 6 महीने के लिए आपके बेसिक और DA का 1/10 ये भी आपको लमसम पेमेंट मिलेगा। तो ये 5 पिलर हैं जो कि इस यूपीएस का मेन पॉइंटर्स आपको समझाते हैं। तो अश्योर्ड पेंशन मिलेगी, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलेगी कि इसके नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है, जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन एनपीएस में इससे नीचे भी जा सकता था, इसमें नहीं जाएगा। अश्योर्ड फैमिली पेंशन होगी कि इतनी तो मिलेगी ही। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, और लमसम पेमेंट भी होगा अपार्ट फ्रॉम ग्रेच्युटी। समझ में आ गई बात? अब यहाँ देखिए थोड़ा कि जो मैंने आपको न्यू और ओल्ड पेंशन सिस्टम समझाया ना, स्कीम समझाई, उसी के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है कि न्यू पेंशन स्कीम एक तो कंट्रीब्यूशन बेस्ड थी, है ना, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, फिक्स पेंशन नहीं थी और मार्केट रिस्क से जूझती हुई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो फिक्स्ड पेंशन थी, 50% आपको मिलता,
लेकिन अनफंडेड थी, हमको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं देना था, इसलिए हैवी फिस्कल बर्डन्स आते सरकार पे। यूपीएस में क्या है, दोनों के है बेस्ट निकाल लिए, 50% मिल रहा है, राइट, फिक्स पेंशन मिल रही है, यहां से कंट्रीब्यूशन ले लिया, ये हटा दिया, कंट्रीब्यूशन बेस्ड है ये, मार्केट रिस्क हटा दिया, नो फिक्स पेंशन हटा दिया, लेकिन कंट्रीब्यूशन बेस्ड चीज ली है, यानी अभी भी इंसान को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन फिक्स पेंशन हो जाएगी, मार्केट रिस्क नहीं रहेगा। तो यहां से हमने क्या उठा लिया, 50% पेंशन। ओके, तो दोनों जगह के बेस्ट पॉइंट्स हमने उठा करके ये बना दी ना। यूपीएस क्यों आया, हमने बताया, एक तो एनपीएस से बहुत डिससैटिस्फैक्शन चल रहा था, प्लस पॉलिटिकल प्रेशर थे, क्योंकि जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स थे जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस से ला दी थी, राइट। तो 2023 में जो कमेटी थी टीवी सोमनाथन जी की, उन्होंने भी कह दिया था लाना चाहिए यूपीएस, तो इसलिए ये प्रेशर बन गया। कौन कौन एलिजिबल होंगे मैं समझा चुकी हूं कि 1 अप्रैल 2025 से तो ये लागू होगी, लेकिन 2004 से एनपीएस के अंडर में जो लोग हैं वो भी इसमें स्विच कर सकते हैं। क्लैरिटी मिली यहां तक की? तो यस, कंट्रीब्यूट तो इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। अब इसमें कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा दिया, जहां 14% दे रही थी ना सरकार अपनी तरफ से, वहां 18.5% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उतना ही है 10%, लेकिन गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 18.5%, राइट। सो ओपीएस से क्या क्या फीचर लिए हैं, अश्योर्ड पेंशन ली है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन आ गया, फैमिली पेंशन है, मिनिमम पेंशन है। एनपीएस से क्या लिया है, कंट्रीब्यूशन। आप ज्यादा चाहते हो तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इस तरह से ये पूरा का पूरा यूपीएस मैंने आपके लिए क्रक्स में रख दिया। आई होप समझ में आ गए होंगे, जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स आपको जानने चाहिए थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ें उससे पहले नए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू परचम। आप जो भी कुछ डेली सीए में पढ़ते हो, डेली सीए सेशन पहली बार दिन में 12 बजे आता है। आज ये सेकंड सेशन है इसलिए शाम को आ रहा है, वरना दिन में 12 बजे आप जुड़ सकते हो। और इसका जो पीडीएफ होता है वो परचम के टेलीग्राम और ऐप पे अवेलेबल होता है, वहां से आप ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर का हो या जीके का कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एक्सेट्रा, तो perchamclasses.in से ले सकते हो। .in याद रखिएगा। जैसे कि 6 मंथली मैगजीन आप ले सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम ये 6 मंथली मैगजीन में स्टैटिक जीके भी कवर्ड होता है जो आप पढ़ाते हो A to Z? यस, जो भी कुछ हम स्टैटिक पढ़ते जाते हैं इसमें भी होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्टैटिक जीके भी है, कैटेगरी वाइज होती है, अप टू डेट होती है, राइट। उसके अलावा एसएससी वाले बच्चों, पीवाईक्यू का पूरा कंपाइलेशन आपके लिए लॉन्च किया गया है 2017 से, 17 से 2023 का 10,000 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज विथ डिटेल्ड सोल्यूशन, पूरे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। ओके, अलग अलग ई बुक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। ये इन ऐप डाउनलोडेबल ही है, प्रिंट आउट आप नहीं निकाल सकते। इतने सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के करोगे भी क्या, बहुत पैसे लग जाते हैं, ठीक है। जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले, तो एसएससी टेस्ट सीरीज भी है पूरी जनरल अवेयरनेस की, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। सारे न्यू क्वेश्चंस बनाए गए हैं इसमें ना, हमने मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिए आपके लिए, 60 मॉक टेस्ट आर ऑल्सो एडेड, ये रिसेंटली हमने डाले हैं। और कोर्सेज भी हैं, जैसे स्टैटिक जीके का कोर्स है एसएससी के बच्चों के लिए, जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, आज 50% ऑफ है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, लेना है प्लीज डू नॉट वेट, यूज। चलो बढ़े आगे। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ऐप में चैट कर सकते हो। अगली न्यूज की तरफ रुख करेंगे और न्यूज है दैट तरुण चुग, इनकी किताब है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, इसको रिलीज कर दिया गया है। सो ये रहा बुक का कवर, देखिए कवर देखने से थोड़ा दिमाग में रुक जाता है। सो मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पार्ट टू प्रोस्पेरिटी, तरुण चुग जी ने लिखी है। सो बुक एंड ऑथर कैटेगरी में यह आता है। और किसने रिलीज की है, अमित शाह ने की है। तरुण चुग कौन है, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी की ये किताब है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे अंत्योदय यानी जो गरीब से गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए मोदी सरकार क्या क्या कैसे कैसे कर रही है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट, दीन दयाल स्पर्श योजना आई न्यूज में। ध्यान दीजिएगा, कई जगह मिसलीडिंग सी न्यूज मिलेगी आपको। कई जगह ऐसा लिखा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसने ये वाली जो स्कीम है दीन दयाल स्पर्श योजना ये लॉन्च की है। नहीं, ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये जो योजना है 2017 में ही लॉन्च हो गई है, राइट। सो इसके तो सक्सेसफुल काफी सारे साल निकल गए। इन्होंने इस योजना के तहत नया स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट अभी किया है, अब मैं समझाती हूँ।
तो पहली चीज तो ये देखिएगा कि ये जो स्पर्श योजना है, दीन दयाल स्पर्श योजना, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में है। कौन है कम्युनिकेशन मंत्रालय के हेड? कौन है मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के? लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को कौन हेड कर रहा है? ठीक है, इस स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। स्टैम्प कलेक्ट करने का कई बच्चों को शौक होता है ना, स्कूल के बच्चे पर्टिकुलरली करते हैं, अलग अलग तरह की स्टैम्प लेते हैं, कई बार उनका रजिस्टर बनाते हैं, एग्जीबिशंस में लगाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो कि पढ़ाई में अच्छे हो, नंबर 1, राइट, और उनको अगर स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक है, किसी न किसी स्टैम्प के क्लब से जुड़े हुए हैं, तो उनको स्कॉलरशिप देने की ये स्कीम है। आगे बात समझ में? सो दीन दयाल स्पर्श योजना फिलैटली यानी स्टैम्प्स का कलेक्शन और उनको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, इस शौक को फिलैटली कहा जाता है। उनको स्टडी करना, अलग अलग तरह के, उनको सॉर्टिंग करना। तो न्यूज़ आई कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, उन्होंने फिलैटली स्कॉलरशिप स्कीम इस साल के लिए लॉन्च की है अंडर दीन दयाल स्पर्श स्कीम। ठीक है, और इसके जो रजिस्ट्रेशन है नवंबर में क्लोज हो जाएंगे। अब लेकिन बात क्या आती है कि स्कीम क्या है? ठीक है, न्यूज़ तो इतनी सी थी और ये काम की नहीं है। तो दीन दयाल स्पर्श योजना क्या है? 3 नवंबर 2017 को ये लॉन्च की जाती है। फिलैटली का जो शौक है बच्चों में, उसको ग्रो करने के लिए, बिकॉज इससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है, और अगर वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प को फिलैटली कहा जाता है। कौन से बच्चों के लिए है ये? 6 से 9th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, और फिलैटली क्लब के अगर वो मेंबर हैं या फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट उन्होंने खोल रखा है तो उनको इसमें एनरोल किया जाएगा। 6,000 रुपये पर ईयर पेड क्वार्टरली, तो 4 क्वार्टर होते हैं, 1500 रुपये करके पूरे साल में 6,000 रुपये इन बच्चों को दिए जाएंगे। ऑब्वियसली सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, गरीब तबके के बच्चे होते हैं, इनके लिए अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है। 920 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि पूरे इंडिया लेवल पे इसमें दी जाएंगी। इसके तहत एक फिलैटली मेंटोर भी अपॉइंट किया जाता है, जिनका मेन काम है कि जो स्कूल हैं इनके अंदर एक फिलैटली क्लब हो, बच्चों को सिलेक्ट करे, उनको तैयार करे और अगले साल फिर वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। गॉट इट? सो दीन दयाल स्पर्श स्कीम समझ में आ गई, फिलैटली से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था। अगली जो खबर है वो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमिक्स डोमेन से आ रही है। बिजनेस फाइनेंस डोमेन हम बोलेंगे। ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं ना, सो ओला इलेक्ट्रिक हैज बिकम द ओनली ईवी मेकर, ईवी इज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर, टू सिक्योर PLI सर्टिफिकेशन फॉर 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। PLI परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप बेच रहे हो, उतना ज़्यादा सरकार आपको इंसेंटिव देगी, और पर्टिकुलरली ये ईवी मार्केट के लिए सरकार ने लॉन्च कर रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि जीरो कार्बन फुटप्रिंट लाने में हेल्प करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो, तो PLI स्कीम सरकार लेकर के आई थी, जिसमें जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो या जितना आप सेल कर रहे हो उसके हिसाब से टारगेट रख के आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस मार्केट में, ज़्यादा लोग EV के मार्केट में उतरे, मैन्युफैक्चरर बने, एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब ओला becomes only EV maker to secure PLI certification for 4 electric scooters। कौन से वो स्कूटर्स हैं पहले वो देखो। S1 Air, S1 Pro, S1 X के मॉडल्स हैं, 3 किलोवाट आवर के और 4 किलोवाट आवर के, इन दोनों को, तो 4 ये मॉडल्स हैं जिनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सर्टिफाई किया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसने दिया है सर्टिफिकेट? ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट दिया है। अब इसके तहत कंपनी जितना ज़्यादा सेल करेगी EVs का, इन 4 मॉडल्स का, उस पर 13 to 18% सेल वैल्यू जो भी डिटरमाइन की गई है उस पर 13 to 18% पे इंसेंटिव सरकार इनको देगी। और कब से कब तक? 5 लगातार सालों तक, फिस्कल ईयर 2024 से शुरू होते हुए। ठीक है, PLI स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम समझ में आ गई। जैसे होता है ना कि जो बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इतना इंसेंटिव भी देंगे। जैसे आप स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करो तो लो ये 2% 2 मार्क्स और ले लो इंसेंटिव के तौर पे, ऐसा ही है यहाँ पे। तो 2021 में शुरू किया गया था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी हो गई, इनको बूस्ट करने के लिए जो जीरो एमिशन व्हीकल्स में लगती है। ठीक है जी, ओके, अब हम चलते हैं स्टेट न्यूज़ की तरफ। कुछ एक स्टेट्स ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले ओडिशा का रुख करेंगे। ओडिशा के CM
मोहन मांझी। सो मोहन मांझी ने लॉन्च की है सुभद्रा स्कीम। अभी काफी सारे स्टेट्स विमेन सेंट्रिक स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ओडिशा का नंबर आ चुका है। मोहन मांझी जो सीएम है ओडिशा के, उन्होंने लॉन्च की है सुभद्रा स्कीम। क्या स्कीम है कि 5 साल के अंदर, इन द पीरियड ऑफ 5 years, 50,000 rupees will be provided to the woman who is between the age group of 21 to 60। अगर आप 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हो, 60 साल या उससे कम उम्र के हो, ओडिशा में रहते हो और आप किसी भी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का इस तरह का फ़ायदा नहीं ले रहे हो जिसमें आपको राशि मिलती हो, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो और आप गरीब तबके के परिवार वाले हो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फैमिली को बिलोंग नहीं करते हो, तो आप इस स्कीम की तरफ जा सकते हो। 5 सालों के अंदर 50,000 रुपये यानी सालाना 10,000 रुपये, हर साल में 2 बार आपको पैसे मिलेंगे आपके खाते में, 5-5 हजार रुपये। कब कब मिलेंगे अभी मैं बताती हूँ, उससे पहले देख लो 2024-25 से लेके 28-29, 2024-25 से 28-29 तक ये जो स्कीम है ये लागू की जाएगी। 55,000 अप्रॉक्सीमेटली करोड़ का इसके लिए आउटले रखा गया है। अब मैंने कहा था साल में 2 बार राशि आपके खाते में आएगी 5-5 हजार की। पहली बार आएगी राखी पूर्णिमा, यानी राखी। राखी कब आती है बताओ, अभी गई है ना, बताओ बताओ, चलो आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि राखी की तिथि, आज का दिन तिथि पूछने वाला ही दिन है। राखी की तिथि क्या है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से, ऑन व्हाट डेट अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर और नेशनल कैलेंडर राखी कम्स। सो 5,000 रुपये राखी पे और 5,000 रुपये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे यानी 8 मार्च को उनके खाते में डायरेक्टली चले जाएंगे। साल के 10,000, 5 साल के 50,000 रुपये, ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा। और एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी उनको दिया जाएगा, जो भी बेनिफिशियरीज होंगी वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए 100 बेनिफिशियरी जिन्होंने मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शंस की होंगी, जैसे यूपीआई वगैरह कर दिया, तो हर ग्राम पंचायत और हर अर्बन लोकल बॉडी से ऐसे 100 लोग जिन्होंने मैक्सिमम ट्रांसफर किए होंगे डिजिटली, उनको एडिशनल 500 रुपये भी दिए जाएंगे। ये जो स्कीम है इकोनॉमिकली वेल ऑफ फैमिलीज के लिए नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए नहीं है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। जो 1,500 रुपये पर महीना या 18,000 रुपये सालाना या किसी भी इस तरह की स्कीम में जिसमें उनके खाते में डायरेक्टली पैसा आता हो सरकार से, उसमें एनरोल्ड हैं, तो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक सुभद्रा सोसाइटी भी सेटअप की है इसको देखने के लिए। तो सुभद्रा योजना कौन से स्टेट की हो गई, ओडिशा की। 50,000 रुपये इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 years विल बी गिवन। क्लैरिटी मिल गई है जी। 21 to 60 years ऑफ एज ग्रुप, यस। नेक्स्ट हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। उन्होंने लॉन्च की है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ लॉन्च की गई है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे, तो एक तो मिड डे मील्स चलते ही हैं। अब मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में क्या होगा, हर हफ्ते न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए मील्स की हर हफ्ते या तो एक बार बॉइल्ड एग, या फिर जो बच्चे नहीं खाते बॉइल्ड एग या एग नहीं खाते हैं उनको फ्रूट दिए जाएंगे, उनकी मनपसंद के फ्रूट और लोकल वेंडर्स से लाए जाएंगे, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल फूड गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाएगा और उसके लिए या तो एग, बॉइल्ड एग या फिर फ्रूट ऑफ द चॉइस हफ्ते में एक बार मिड डे मील्स के साथ साथ दिया जाना है। और साथ ही जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स हैं उनको फ्री टैबलेट्स भी दिए जाएंगे। और इसको लॉन्च कहाँ से किया सुक्खू जी ने, उन्होंने हमीरपुर से किया है हिमाचल के अंदर। सो नर्सरी से 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको इसमें कवरेज मिलेगा। सो बॉइल्ड एग्स और फ्रूट्स वंस अ वीक और एग्जिस्टिंग मिड डे मील स्कीम के साथ में ही ये होगा नर्सरी टू क्लास 8 तक के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। 12,000 अप्रॉक्स करोड़ रुपीस का सालाना इस बार का बजट रखा गया है और टीचर्स को भी टैबलेट दिए जाएंगे। समझ में आ गई ये स्कीम। चलिए अब हम रुक करते हैं असम का। ये जो आपको एनिमल दिख रहा है, इफ एट ऑल यू आर एबल टू सी इट, ये कौन सा, ये मिथुन, ये मिथुन है। सो मिथुन जो है वो नागालैंड का और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ठीक है। उसके अलावा मणिपुर और मिजोरम के हिली एरियाज में भी पाया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली मतलब थोड़े सालों पहले तक हम ऐसा मानते थे कि इन 4 स्टेट्स के अलावा मिथुन को और कहीं नहीं पाया जाता। गौर से मिलता जुलता है ना, गौर जो एनिमल है उससे मिलता जुलता है, पर ये मिथुन है। लेकिन अभी जब प्रॉपरली इसको स्टडी किया गया तो देखा गया कि नहीं भाई, असम के भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इसको पाला जाता है। हालांकि ऑफिशियली इसको काउंट नहीं किया गया था, ऑफिशियली इसको एंटर नहीं किया गया था, लोकली लोग जानते हैं कि हम मिथुन यहाँ पालते हैं। तो पहली बार, अब न्यूज़ क्या है वो समझो, मैंने कहानी तो सुना दी। न्यूज़ ये है कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड साइटिंग की गई है मिथुन बोवाइन की असम के अंदर। सो असम स्टेट से पहली बार
ऑफिशियल रिकॉर्डेड साइटिंग यानी जहां रजिस्टर किया है कि ये मिथुन जानवर है, ये अदर्स में काउंट नहीं किया जा रहा, जैसे काओ, बफेलो और एक कैटेगरी होती है अदर्स, तो अदर्स में हमने इस एनिमल को भी लिख दिया। अब हमने अलग से लिखा है कि असम के अंदर मिथुन भी पाया गया, समझ गए। तो पहली बार रिकॉर्डेड साइटिंग मिथुन बोवाइन की कहाँ की गई है? असम के अंदर। मिथुन का जूलॉजिकल नेम क्या है? बॉस फ्रंटालिस, बॉस फ्रंटालिस। और ये दीमा हसाओ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कुछ 3 गांव हैं, वहां पे देखा गया कि इसको पाला जा रहा है, और पर्टिकुलरली जेमे नागाज, ये जो ट्राइब है ये वहां रहती है और ये लोग इसको पाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये अरुणाचल और नागालैंड का तो स्टेट एनिमल है, उसी के साथ साथ मिजोरम और मणिपुर में भी पाया जाता है, और अपने मीट के लिए मुख्य तौर पे पाला जाता है इस एनिमल को। और अभी हाल ही में यानी कि पिछले साल ही 1 सितंबर को FSSAI ने मिथुन को मीट एनिमल की उपाधि दी है कि हाँ भाई ये एनिमल है जो मीट के लिए रेयर किया जाता है, और इससे अब जो इसका कमर्शियल सेल है मीट का वो बढ़ेगा ऑफ कोर्स। और मिथुन डे कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, जब FSSAI ने इसको ये दर्जा दिया है, राइट। तो ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा था कि भारत में इसको कहीं और नहीं देखा जाता, कहीं और नहीं पाला जाता, जब तक कि सेंट्रल असम का जो दीमा हसाओ है वहां पे इसको पाया गया। समझ में आ गई बात? चले आगे। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ और फिर हम रिविजन क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो रोहित शर्मा और विराट कोहली को 26th सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड के अंदर इनका भी नाम शुमार हुआ है। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो 26th एडिशन सीएट क्रिकेट अवार्ड्स का होस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। सीएट इज द स्पॉन्सर। क्रिकेट अवार्ड्स और जाने माने बहुत पुराने और काफी पॉपुलर अवार्ड्स हैं, काफी प्रेस्टीज रखते हैं। सो 26th एडिशन इनका मुंबई के अंदर इन अवार्ड्स का दिया गया। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड्स हैं क्रिकेट में, 1995-1996 से ये दिए जा रहे हैं, और PR गोयनका ग्रुप की कंपनी है सीएट टायर्स, वो इनको स्पॉन्सर करती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है राहुल द्रविड़ को, राइट, राहुल द्रविड़ को। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिनकी कैप्टनसी में हमने ODI वर्ल्ड कप इस बार और T20 वर्ल्ड कप दोनों खेले हैं, सो रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला। फिर अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें, मेंस में बेस्ट बैटर यशस्वी जायसवाल, बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर आर अश्विन को दिया गया। ODI की बात करें, बैटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, बॉलर मोहम्मद शामी। देन T20 मेंस की बात करें, बैटर फिल सॉल्ट इंग्लैंड के हैं एंड बॉलर टिम साउथी न्यूजीलैंड के हैं। देन डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करें, क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है साई किशोर को, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है तमिलनाडु से लेफ्ट आर्म स्पिनर साई किशोर। लेफ्ट आर्म स्पिनर याद रखने की जरूरत नहीं है। विमेन क्रिकेटर की अगर हम बात करें, बैटर ऑफ द ईयर गया है स्मृति मंदाना को, बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा को। मिमेंटोज दैट इज और एडिशनल कैटेगरीज, तो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी फीमेल क्रिकेट में विमेन टेस्ट मैच में शेफाली वर्मा, एंड और अवार्ड तो एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन गया है BCCI के सेक्रेटरी जय शाह को, ठीक है जी। तो ये सारे प्रोमिनेंट अवार्ड्स हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए किसके? सीएट अवार्ड, 26th एडिशन ऑफ सीएट क्रिकेट अवार्ड्स। देन शटलर यानी बैडमिंटन खेलने वाली तन्वी पात्री, इनको एशियन अंडर 15 चैंपियन घोषित किया गया है। अब देखिए अंडर 15 अंडर 17 वैसे मैं हर बार बताती हूँ एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप कहीं जीत के आ रहे हो तो पूछे जा सकते हैं, राइट। सो अंडर 15 एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन में कौन जीत के लाए हैं भारत के लिए मेडल? तन्वी पात्री लेके आई हैं, ओडिशा से ये बिलोंग करती हैं। अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर्स की जो चैंपियनशिप थी वो चाइना में हुई। देन ग्रैंड प्री, सो इस बार कौन सा ग्रैंड प्री है? इस बार है डच ग्रैंड प्री। डच ग्रैंड प्री में मैक्स वर्स्टैपेन को पहली बार किसी ने हराया है, एंड दैट इज लैंडो नॉरिस। सो लैंडो नॉरिस became the first person to beat Max Verstappen at Dutch Grand Prix, राइट। मैक्स वर्स्टैपेन मैक्सिमम ग्रैंड प्री जीतते हैं, लेकिन अभी कुछ और भी ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने अलग अलग ग्रैंड प्री जीते हैं, तो मैंने मैक्स वर्स्टैपेन की जीत वाले नहीं लिखे हैं, उसके अलावा सारे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री कार्लोस सेंस ने जीता, मायामी लैंडो नॉरिस, देन लैंडो नॉरिस ने ही डच भी जीत लिया है। मोनाको चार्ल्स लेक्रेक, ऑस्ट्रिया जॉर्ज रसल, ग्रेट ब्रिटेन लुइस हैमिल्टन एंड हंगरी ऑस्कर पियास्ट्री, राइट। देन फाइनली ये कौन है? वन ऑफ माई फेवरेट टेनिस प्लेयर्स एंड हिज नेम इज फेडरर,
रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर के कोच रह चुके और खुद भी एक्स टेनिस प्लेयर रह चुके ये व्यक्ति हैं और इनका नाम है पीटर लंडग्रेन। ओके, सो पीटर लंडग्रेन अब नहीं रहे। पीटर लंडग्रेन जो कि खुद भी स्वीडन से एक टेनिस प्लेयर थे, 3 एटीपी टाइटल्स। एटीपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जो मेन टेनिस की दुनिया में मैचेस करवाता है, टूर्नामेंट्स करवाता है। इनकी बेस्ट करियर रैंकिंग 25th इन द वर्ल्ड रही है पीटर लंडग्रेन। और ये फेडरर के एक्स कोच भी रह चुके हैं जब फेडरर ने शुरू में प्रोफेशनल खेलना शुरू किया था, एंड नाउ ही इज नो मोर। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पीटर लंडग्रेन हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे, उन्होंने इनमें से किन खिलाड़ियों को कोच किया था, या फिर वो कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए थे? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। जो भी कुछ पढ़ाया समझाया, रियली होप समझ में आ गया होगा। कल हम वही हमारे रेगुलर टाइम पे मिलेंगे, दिन में 12 बजे। ठीक है, चलिए रिवीजन क्वेश्चन ले लेते हैं आज जो पढ़ा है उसके। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीन दयाल स्पर्श योजना? दीन दयाल स्पर्श योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? याद कीजिए क्या थी ये स्कीम, दीन दयाल स्पर्श योजना। क्या डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड है, प्रमोट करना? नहीं। स्टूडेंट को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में लाना? नहीं। रिसर्च और स्कॉलरशिप स्टैंप से रिलेटेड प्रमोट करना, बच्चे और रिसर्च करें स्टैंप में और उससे रिलेटेड हम स्कॉलरशिप दें बच्चों को, बिल्कुल सही। तो सी विल बी द राइट आंसर। फिलैटरी है ना, फिलैटली, या। व्हाट इज रेल फोर्स 1 रिसेंटली इन द न्यूज? रेल फोर्स 1 क्या है जो कि हाल ही में न्यूज में रहा? सोचो, यूक्रेन की एक ट्रेन थी, ढूंढ लो अब। सो स्पेशल ट्रेन रन बाय यूक्रेन, ऑल राइट। विच मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन भीष्म प्रोजेक्ट? भीष्म क्यूब्स, 4 भीष्म क्यूब हमने यूक्रेन को दिए थे, तो भीष्म प्रोजेक्ट में कौन से 2 मंत्रालय शामिल हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो A will be the right answer. Consider the following statements regarding 26 CET cricket awards. बहुत सारे अवार्ड देखे थे, आपको क्या बताने? करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा चलो कोशिश करते हैं, बहुत सारे अवार्ड थे, देखते हैं याद रहता है हमको या नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? रोहित शर्मा को, सही है, ओके। बेस्ट टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल, नहीं, बॉलर नहीं, क्रिकेटर था इनका तो, आर अश्विन। सो ये रॉन्ग हो गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को, बिल्कुल सही है। सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। सी विल बी द राइट आंसर। Who became the first person to beat Max Verstappen to the pole position at Dutch Grand Prix? Pole position मतलब जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड खड़े होते हो ना जाकर के, उसको बोलते हैं। सो किसने हराया मैक्स वर्स्टैपेन को डच ग्रैंड प्री में? किसने हराया? लैंडो नॉरिस ने हराया। Then who has been appointed as ADG, Additional Director General in Indo-Tibetan Border Police? ITBP में ADG की पोजीशन पे हाल ही में एक नॉन IPS को अपॉइंट किया गया है, क्या नाम है उनका? रैना बीती जाए, संजीव रैना जी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। बड़ा दिख रहा है, घबराइए मत, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमिटी दैट रिव्यूड नेशनल पेंशन सिस्टम एंड मेड रिकमेंडेशन विच लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीएस? यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लाई गई है, इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था एक कमेटी ने। उस कमेटी का नाम क्या है? जो चेयरपर्सन होता है यूजुअली उसी के नाम पे कमेटी का नाम रख दिया जाता है। तो बताओ इनमें से क्या नाम था उस कमेटी का? ठीक है जी, ये आज का सेशन हो गया। एक सेशन दिन में 12 बजे हो गया, एक अभी हो गया। 25 और 26 अगस्त न्यूज़ कंप्लीट है। कल हम दिन में 12 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। जो जन्माष्टमी मनाते हैं, जिनके घरों में त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज कृष्ण जी से हम यही सीखते हैं, बी जुबिलियंट, एंजॉय लाइफ, राइट? सो सी यू टुमारो, बाय बाय।